बारिश एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जो जब भी होता है ना सिर्फ लोगों को सुकून और खुशी देता है बल्कि हमारी नेचर को एक तरीके से दूसरी लाइफ भी देता है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी मिस्टीरियस बारिश भी हुई है जिन्होंने लोगों को सुकून और खुशी देने की बजाय जिंदगी भर का डर और सिरहन दी है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टीरियस जिलेटिन ब्लॉब रेन की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस बारिश में गिरने वाला ये अजीब सा सब्सटेंस हमारे प्लेनेट अर्थ का हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके की बारिश नेचुरली हमारे प्लेनेट अर्थ पर हो ही नहीं सकती है तो क्या इस बारिश को जानबूझकर किसी परग्रही सभ्यता ने हमारे प्लेनेट अर्थ पर कराया है? वेल गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको इस मिस्टीरियस जिलेटिन बारिश की सच्चाई बताएगी बल्कि आज की ये वीडियो आपको कुछ ऐसे रियल एविडेंसेस और रियलिटी को भी दिखाएगी जिसको छिपाने के लिए हायर अथॉरिटीज के द्वारा ईड़ी चोटी तक का जोर लगाया गया है। क्योंकि गाइस ये कुछ और नहीं बल्कि ये है द मिस्टीरियस जिलेटिन ब्लॉब रेन। जून 1994 वॉशिंगटन स्टेट के ओकविल सिटी में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर डेविड लेसी के सामने सबसे पहली बार ऐसा केस आता है जिसमें एक शख्स उन्हें यह बताता है कि उसे अपने खेत के ऊपर आसमान में एक अजीब सी लाइट वाला ऑब्जेक्ट हवर करता हुआ नजर आया है। अजीब बात ये थी दोस्तों कि इस पहले केस आने के सिर्फ 30 दिन के अंदर ही डेविड के पास 70 से भी ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स दर्ज कराई जाती है जिसमें लोगों के द्वारा इस अजीब से ऑब्जेक्ट को उनके घर, अपार्टमेंट या फिर सड़क के ऊपर भी हवर करता हुआ रिपोर्ट किया गया। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि भले ही ये रिपोर्ट अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई हो लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। नंबर 1, इन तरीके की साइटिंग्स सनसेट के बाद ही होती थी। सेकंड, सभी आई विटनेसेस ने इस चीज के ऊपर कंफर्म किया कि उड़ने वाला ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा शांत था और उसमें अलग अलग कलर की लाइट्स निकल रही थी। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा अजीब थी तो ओकविल सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद उनकी ये भूल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। क्योंकि गाइस इसके कुछ ही दिनों के बाद इस सिटी में कुछ ऐसा होता है जिसने रातों ही रात ना सिर्फ इस सिटी को काफी ज्यादा फेमस बनाया बल्कि इसे चलता फिरता रहस्य भी बना दिया। अगस्त 7, 1994 रात लगभग 3 बजे वॉशिंगटन स्टेट के ओकविल सिटी में बारिश होना शुरू होती है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस सिटी के लोग ये नोटिस करते हैं कि इस बारिश में पानी के बूंदों की बजाय एक अजीब सा ट्रांसपेरेंट चिपचिपा सा मटेरियल आसमान से गिर रहा है। असल में ये मटेरियल देखने में एक परफेक्ट जिलेटिन ब्लॉब के जैसा लग रहा था। अजीब बात ये थी दोस्तों कि इस तरीके की बारिश छोटे मोटे एरिया में नहीं बल्कि लगभग 35 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हुई थी। अब क्योंकि ये चीज इतने बड़े एरिया में हुई थी और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हुई थी तो इसकी बहुत सी फोटोज और वीडियोज हर जगह पर वायरल होने लगी। इंटरेस्टिंगली अभी तक किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये मटेरियल है क्या और ये कहां से बरसा है, और इसी क्यूरियोसिटी के चलते हुए इस सिटी के लोकल लोगों ने इस मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, यही चीज उन सभी पर भारी पड़ गई। 7 अगस्त 1994 दोपहर करीब 12 बजे ओकविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की घंटी बजती है। इंटरेस्टिंगली कॉल पर मौजूद पेशेंट हॉस्पिटल स्टाफ से ये बोलता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शुरुआती दौर में हॉस्पिटल स्टाफ को ये लगता है कि एक सिंपल सा केस है, लेकिन ये सिंपल केसेस तब काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन गए जब शाम 6 बजे तक इस हॉस्पिटल के पास 300 से भी ज्यादा ऐसे पेशेंट्स मौजूद थे जिनके सिम्टम्स पूरे ही तरीके से कॉमन थे। एग्जाम्पल के लिए इन सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ फीवर आना, आंखों का धुंधला विजन होना, चक्कर आना जैसे सिम्टम्स देख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस अजीब सी बारिश के होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग जगह से बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स को भी दर्ज कराया गया जिसमें सिटी में घूमने वाले एनिमल्स का देहांत हो चुका था। अब देखो, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड थी तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे काफी हद तक सभी लोगों को ये समझ में आता है कि भाई वॉशिंगटन स्टेट के इस टाउन में कोई ना कोई अजीब सी बीमारी या फिर वायरस तो फैला ही है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये अजीब सा वायरस फैला कैसे।
वेल गाइस, जब तक इसका ऑफिशियल आंसर हमारे सामने आ पाता, आगे आने वाले 3 हफ्तों में 5 और बार इसी तरीके की अजीब सी बारिश ओकविल सिटी और आसपास की सिटीज में ऑफिशियली दर्ज कराई जाती है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इन सभी इंसिडेंट में एक बेहद ही अजीब सी चीज कॉमन थी, और वो ये थी दोस्तों कि जब इस तरीके की बारिश कहीं पर भी हुई थी, उससे कुछ टाइम पहले ही लोगों ने एक अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपनी सिटी के ऊपर रात में हवर करते हुए देखा था, जिसके देर रात ये बारिश हो जाती थी और उसके 24 घंटे के अंदर ही लोगों को वही सिम्टम्स नजर आने लगते थे जो कि 7 अगस्त 1994 को ओकविल के लोगों में नजर आए। अब देखो गाइस, यहाँ तक एक बात पूरे ही तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि भाई लोगों के बीच में ये जो बीमारी या फिर ये जो अजीब सा वायरस फैल रहा है, काफी हद तक इसका डायरेक्ट लिंक है उस मिस्टीरियस ब्लॉब रेन से, और इसलिए भी उन ब्लॉब्स के सैंपल को कलेक्ट करके स्टेट की अलग अलग लैबोरेटरीज में टेस्ट करने के लिए भेजा गया। और उसके बाद फाइनली उनके सामने एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसने बड़े से बड़े रिसर्चर्स को भी हिला कर रख दिया। असल में गाइस, इस ब्लॉब रेन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी के द्वारा की गई और उनकी रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा गया कि इसके अंदर ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है गाइस कि आसमान से गिरने वाली किसी भी चीज में आखिर ह्यूमन WBC हो कैसे सकते हैं। वेल, इसी चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए इसी पॉइंट पर इस पूरे ही सिनेरियो में सबसे पहली बार एंट्री लेते हैं वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जाने माने बायोलॉजिस्ट माइक ओकव्हीलर और माइक मैकडबल। इंटरेस्टिंगली, इन ब्लॉब्स पर रिसर्च करने के बाद ये दोनों ही बायोलॉजिस्ट अपनी एक रिपोर्ट को भी पब्लिश करते हैं, जिसमें क्लियरली पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि इस ब्लॉब के अंदर अलग अलग साइज के सेल्स होने के साथ साथ 2 अलग टाइप के बैक्टीरियाज भी मौजूद हैं। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि ब्लॉब में जितने भी सेल्स मौजूद थे उनमें न्यूक्लियस यानी कि सेल का सेंटर मौजूद था ही नहीं, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि इनिशियल स्टेज में रिसर्चर्स ने जो WBC वाली बात कही थी वो इसके अंदर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो फाइनली इसकी मिस्ट्री जो है वो अब सॉल्व हो चुकी है, तो सॉरी टू से दिस गाइस, लेकिन ये कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है। असल में इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैकडबल ने यह देखा कि इसके अंदर जो 2 अलग टाइप के बैक्टीरियाज मौजूद हैं, नॉर्मली उनमें से एक बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और ये बैक्टीरिया काफी हद तक लोगों को बीमार भी बना सकता है। जिससे अगेन ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि भाई आसमान से गिरने वाली चीज के अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन वाला बैक्टीरिया पहुंच कैसे गया। वेल गाइस, इसके लिए पूरी दुनिया को एक अजीब सी थ्योरी दी गई जिसमें यह कहा गया कि मे बी ये ब्लॉब किसी प्लेन के टॉयलेट से निकला हुआ वेस्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस, रिसर्चर्स की ये थ्योरी ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाई, क्योंकि इस स्टेटमेंट के आने के कुछ ही दिनों के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली ये मेंशन किया कि अगर किसी भी प्लेन से इमरजेंसी सिचुएशन में वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, तब भी उसे नॉर्मली हवा में यूं ही नहीं फेंका जा सकता, बल्कि वो लोग उसे ब्लू आइज की शेप में निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेन से निकला हुआ वेस्ट आपको हर हाल में ब्लू कलर का नजर आएगा। लेकिन बात अगर इन ब्लॉब्स की जाए तो भाई ये तो पूरे ही तरीके से ट्रांसपेरेंट थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि FAA ने तो क्लियरली ये भी स्टेटमेंट दिया कि उनके किसी भी प्लेन ने इस टाउन के या फिर इसके आसपास किसी भी सिटी के ऊपर इमरजेंसी में वेस्ट को रिलीज नहीं किया है। तो अब फाइनली सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज प्लेन से निकला हुआ वेस्ट नहीं थी, ये नेचुरली बारिश भी नहीं थी, तो भाई ये था तो था क्या? वेल गाइज, इसका काफी हद तक हमें जवाब मिलता है साल 1995 में। असल में इस इंसिडेंट के होने के लगभग 1 साल के बाद यानी कि साल 1995 में इस ब्लॉब के ऊपर कई दिनों तक लगातार रिसर्च करने के बाद टेस्ट लैबोरेटरीज ने पूरी ही दुनिया के सामने एक रिपोर्ट को रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस ब्लॉब के अंदर कुछ ऐसे सेल्स भी मौजूद हैं जो कि नॉर्मली प्लांट और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लैब ने तो ये भी प्रूव करके दिखाया कि भाई ये जो भी चीज है मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी टाइम पर ये जिंदा होगी। बट वेट अ सेकंड, भाई आखिर एक जिंदा चीज इतने बड़े स्केल में बारिश की फॉर्म में जमीन पर गिर कैसे सकती थी? वेल गाइस, जैसे ही ये चीज पूरी दुनिया के सामने आई, बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद ये US मिलिट्री का कोई बायो सीक्रेट प्रोजेक्ट है। असल में उस दौर में बायोवेप बनाने की होड़ बहुत बड़े स्केल में चल रही थी, जिसके चलते हुए अलग अलग देशों की आर्मी इन तरीके के को सीक्रेटली टेस्ट भी किया करती थी। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी दोस्तों कि इन तरीके के टेस्ट उस दौर में कोई भी मिलिट्री अपने ही लोगों के ऊपर नहीं करती थी। तो ये कह देना कि भाई ये US मिलिट्री का कोई शायद सीक्रेट बायो वेपन वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, भाई ये बात काफी हद तक बेवकूफाना ही लगती है। और फिर भी गाइस चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये मान भी लिया जाए कि ये चीज
इन्हीं तरीके के लोगों के द्वारा की गई, तब भी सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई हर बारिश से पहले लोगों को वो जो अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में दिख रहा था, भाई वो क्या था। अब देखो गाइज, यहां तक की पूरी ही इंफॉर्मेशन पर रिसर्च करने के बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में खड़ा होता है, और वो ये है गाइज कि इस तरीके की अजीब सा फिनोमेना या फिर बारिश क्या सिर्फ हमें ओकविल सिटी के अंदर ही देखने को मिलती है, या फिर इसे पहले और उसके बाद भी अलग अलग कंट्रीज या फिर सिटीज में नोटिस किया गया है। लेट्स फाइंड आउट। सितंबर 1950 फिलाडेल्फिया के लोगों ने यह नोटिस किया कि उनकी सिटी के ऊपर अक्सर रात में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट मंडराता रहता है। इंटरेस्टिंगली, जब ये केसेस बढ़ने लगे तो एक रात अचानक से फिलाडेल्फिया में भी एक अजीब सी जेली जैसे मटेरियल की बारिश होती है। कहा यह जाता है कि ये मटेरियल इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि जैसे ही इसे टच किया जाता था, ये अपनी फॉर्म को वाटर फॉर्म में चेंज करके गायब हो जाता था। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी दोस्तों कि साल 1950 में भी इस बारिश के बाद बहुत से लोगों के बीमार होने की खबर फैली थी, और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि इसी से इंस्पायर होकर साल 1958 में एक हॉरर फिल्म द ब्लॉब को भी बनाया गया था। सैडली साल 1950 से 2025 आ चुका है, हमारे पास आज भी एक सिंगल ऐसा जवाब मौजूद नहीं है जिसके चलते हुए हमें पता चल सके कि इस तरीके की अजीब सी बारिश वहां पर हुई क्यों थी। अब गाइज, यहां तक की कहानी जानने के बाद अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके की चीजें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित हैं, तो सॉरी टू से दिस, पर आप गलत है। साल 2001 भारत के केरल राज्य के आसमान में गहरी लाल रंग की बारिश होती है। इंटरेस्टिंगली, ये बारिश 2 महीने तक लगातार रुक रुक कर होती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि भाई इस बारिश के अंदर रेड कलर के छोटे पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि किसी लिविंग सेल की तरह काम कर रहे हो। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि इन सेल्स में भी कोई भी डीएनए मौजूद नहीं था। इसके बाद आगे चलकर फिजिसिस्ट गॉडफ्रेरी लुइस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन पार्टिकल्स को देखकर यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी कि मे बी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया हवा में मौजूद होगा जिसके कांटेक्ट में बारिश आने वाले बादल आए होंगे, और इस रिएक्शन के चलते हुए ये रेन लाल कलर की हो गई होगी। हालांकि देखो गाइस, क्योंकि ये थ्योरी हमारी बेसिक साइंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, तो बहुत से बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को ज्यादा वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दी, बल्कि वो इसके बदले में ये बोलते रहे कि इस बारिश के पीछे का रीजन लोकल एल्गाई टेरेंटोफोलिया एनुलाटा के रेड कलर के स्पोर्स हैं, जिन्होंने मानसून के दौरान बारिश में मिक्स होकर इस बारिश के कलर को रेड कलर का बना दिया, और यही ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन अभी तक हमारे पास मौजूद है। हालांकि देखो गाइज, आज की डेट में भी बहुत से बड़े बड़े ऐसे रिसर्चर्स मौजूद हैं जो कि इस एक्सप्लेनेशन को काफी हद तक वैलिड नहीं मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि इस रेड कलर की बारिश के पीछे भी कोई एक ऐसा रीजन मौजूद है जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब गाइज, इस पॉइंट पर अगर हम इंडिया को भी छोड़ दें, तब भी साल 2012 में स्कॉटलैंड और साल 2015 में श्रीलंका में भी हमें इन्हीं तरीके की अजीब सी जिलेटिंग ब्लॉब जैसी बारिश होती हुई नजर आती है। इंटरेस्टिंगली, इन सारी ही जगहों पर हुई बारिश के बाद अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा जब इसकी टेस्टिंग की गई, तो उन सारी ही रिपोर्ट में एक बात पूरे तरीके से कॉमन होती है, और वो ये है गाइज कि इन तरीके की बारिश अर्थ पर नेचुरली फॉर्म होकर बरस ही नहीं सकती, जिससे काफी हद तक तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई ये बारिश चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो, इसके पीछे का मकसद काफी हद तक हम इंसानों के ऊपर अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करना हो सकता है। और देखो गाइस, ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस ये चीज कोई नई नहीं है, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि कल को हम उठकर किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाएं और हमें ये पता चले कि वहां पर अलग तरीके की बींग्स या फिर जीव मौजूद है, तो भाई हम भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर करके उनके डेटा को कलेक्ट करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी जिंदगी आखिर चलती कैसे है। तो ये कहना कि शायद स्पेस में मौजूद कोई और एडवांस सिविलाइजेशन हम पर एक्सपेरिमेंट करने के पर्पस से ये कर रही हो, ये तर्क काफी हद तक वैलिड ही लगता है। लेकिन यहाँ तक रिसर्च करने के बाद एक अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आ चुका था, और वो ये था गाइस कि पूरी दुनिया एक तरफ, बात अगर ओकविल सिटी की जाए तो ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट था जिसमें इन तरीके की बारिश बहुत बड़े स्केल पर हुई और लोगों ने बहुत बड़े स्केल पर इन तरीके के सैंपल्स को कलेक्ट किया, राइट। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब सैंपल इतने बड़े स्केल में कलेक्ट किया गया, तो आज की डेट में भी वो सैंपल टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है क्यों नहीं? वेल गाइज, सच तो ये है कि यहाँ से कहानी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री होती है जिसके बारे में हमने मूवीज में तो बहुत बार सुना है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो हकीकत में ऑपरेट भी करती है। शायद आपका अंदाजा पूरे ही तरीके से सही है, मैं बात कर रहा हूँ मैन इन ब्लैक की। अक्टूबर 1994 ओकविल सिटी के लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके छोटे से शहर में कुछ अजीब से काले कपड़े पहने हुए लोग घर घर जाकर वो सैंपल इकट्ठा
कर रहे हैं जो कि बारिश में बरसा था। इंटरेस्टिंगली उसी वक्त इस कहानी में एंट्री होती है डॉटी हेरन की, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थी। डॉटी के अकॉर्डिंग वो काले लिबास के लोग एक दिन उनके घर भी आते हैं और उनके पास आकर ये बोलते हैं कि उनके पास जो वो जिलेटिन ब्लॉब का सैंपल है उसे उन्हें उन इंसानों को सौंपना होगा। अब इसके ऊपर डॉटी के द्वारा ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने के बाद वो लोग डॉटी के सामने एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को भी रखते हैं, जिस रखने के बाद वो ये बोलते हैं कि भाई ये स्टेट का ऑर्डर है और अगर डॉटी ने इसे फॉलो नहीं किया तो अंजाम बुरा हो सकता है। इंटरेस्टिंगली ये सारी ही चीजें देखते हुए डॉटी सारे ही सैंपल्स को उन लोगों को सौंप देती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सैंपल कलेक्शन सिर्फ आम लोगों से ही नहीं बल्कि टेस्टिंग लैब से भी किया जाता है और इसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन खुद अलग अलग लैब्स ने अपने रिटन स्टेटमेंट में दी थी। हालांकि देखो गाइज, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो से रिलेटेड भी सारी ही इंफॉर्मेशन के सोर्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आराम से उसे पढ़ भी सकते हैं। अब देखो गाइज, अगर यहाँ तक की सारी ही चीजों को समराइज किया जाए तो इससे एक बात तो काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि ओकविल या फिर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है जो कि हमारी साइंस और सोच से बिल्कुल परे है। इसके साथ ही एक और चीज जो इस पूरे ही सिनेरियो को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो ये है दोस्तों कि फिर आखिर इस तरीके का फिनोमेना होने के बाद मैन इन ब्लैक जैसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे छिपाने की पुरजोर कोशिश की क्यों जाती है। हालांकि देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि क्या मैन इन ब्लैक सच में भी है या फिर है तो ये किस तरीके से काम करते हैं, अगर उसको भी मैं डिटेल में कवर करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, हर एक वीडियो की तरह भाई इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इन तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में ना भाई बहुत मेहनत लगती है। इसके साथ ही गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में कोई और सिविलाइजेशन हम इंसानों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है या ये सारी चीजें सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है और हमारी साइंस बस इस फिनोमेना को समझ नहीं पा रही है। आपकी जो कुछ भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी नई मिस्ट्री को खोलते हैं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं होती। मिलते हैं एक और मिस्टीरियस एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।